नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये माहौल ऐसा है, ये समय ऐसा है कि सबकी ज़बान पर ताला लगा दिया गया है। आप अगर बोलना चाहते हैं, आप अगर सच दिखाना चाहते हैं, तो सोच लीजिए बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आपके सामने खड़ी कर दी जाएँगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देश में, सिस्टम में, जो बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो सवाल उठते हैं और लोग सवाल उठाते हैं और वो खुद भी सवाल उठाते हैं। उस साहेब की आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। वो पूछते हैं कि देश में धर्म और जाति के नाम पर ऐसा माहौल क्यों खड़ा किया जा रहा है। और देखिए, ये जरूरी भी है। ये वो वक्त है जिस समय आप अगर तटस्थ रहेंगे तो कभी ना कभी इतिहास के पन्ने पर आपका जो काल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कि जिस काल में देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो रही थी, जिस काल में देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था, जिस काल में लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा था, दिमाग को तेजाब बना दिया गया था, उस काल में आप खामोश थे। ये खामोशी महाभारत के काल में भी हमने देखी थी। हमने द्रौपदी का चीरहरण देखा था और उसमें बड़े बड़े लोगों को खामोश रहते हुए देखा था। लेकिन इतिहास में आज भी सवाल उठाए जाते हैं और पूछा जाता है कि आप खामोश क्यों थे। आज मैं आपकी बात, आपकी मुलाकात एक बड़े राज्य तमिलनाडु में डीजीपी रहे एक शख्स से कराऊंगा। उसकी पर्सनालिटी से कराऊंगा, उनकी बातों से कराऊंगा, उनसे बात करूंगा। और ये तमिलनाडु में उस समय डीजीपी थे जब बिहार का एक यूट्यूबर देश में आग लगाने की साजिश कर रहा था। बड़ा विवाद हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आप सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं, आप एक पत्रकार के साथ क्यों नहीं खड़े हैं जब तमिलनाडु पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई और उसके एनएसए लगा दिया। मैंने कहा मैं ऐसे किसी पत्रकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो अपनी पत्रकारिता में एक धर्म विशेष के लोगों की हत्या कराने की बात कहता हो, जो अपनी पत्रकारिता में एक नफरत फैलाने की बात कहता हो। यूट्यूब पे बोल देना पत्रकारिता नहीं होती है। और मैं कहूँगा जो पत्रकार हैं भी, अगर वो ब्लैक एंड वाइट शो में सुधीर चौधरी बनकर इस देश में नफरत फैला रहे हैं, तो मैं ऐसे पत्रकारों को भी पत्रकार नहीं मानता। तो जिस समय तमिलनाडु में ये हिंसा हुई, तमिलनाडु को गर्म करने की, बिहार में आग लगाने की कोशिश हुई, उस समय तमिलनाडु में एक योग्य काबिल डीजीपी थे। और मैं करुणा सागर जी का परिचय इसलिए भी कराऊंगा कि एक ऐसा डीजीपी, एक ऐसा सुलझाऊ आईपीएस जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जिस सोशल मीडिया से तमिलनाडु में आग लगाने की कोशिश की गई, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस आईपीएस ने तमिलनाडु को बचा लिया। लोग रिटायर होके भी डर के मारे खामोश हो जाते हैं। लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है, लोग जानते हैं दिल्ली में जो साहेब हैं, वो रिटायर होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आपने उनके लिए एक शब्द भी बोला। मगर तमिलनाडु के इस डीजीपी ने जब रिटायरमेंट लिया तो उसको लगा कि सामाजिक न्याय की जो लोग बात करते हैं, सामाजिक समानता की जो बात करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। देश में एक माहौल बनाना चाहिए, देश के बौद्धिक लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। और फिर उन्होंने लालू यादव का साथ पकड़ा। तो मैं सीधे चलता हूँ तमिलनाडु के डीजीपी रहे करुणा सागर जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राज्य का डीजीपी रहा व्यक्ति अब देश की राजनीतिक परिस्थितियों को, देश के मौजूदा माहौल को, देश की इस नफरत को अपने आईने से कैसे देखता है, देश का एक बहादुर आईपीएस इस नजरिए को कैसे देखता है, और देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए, देश में प्यार का माहौल बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका कैसे तय करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं करुणा सागर जी के पास। तो स्वागत है करुणा जी। और मैं सबसे पहले तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आपको देख के लगते ही नहीं है कि आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप रिटायर्ड डीजीपी हैं। आप इतने फिट हैं कि आज मुझे अपने पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं इतना मोटा हूँ और आप कितने फिट हैं। इतनी स्मार्टनेस का राज क्या है आपका? पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि जब नेशनल चैनल के मालिक हैं
वो पत्रकारिता को दुकान बोलते हैं, चैनल को दुकान बोलते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मतलब मुझे बड़ा चौंकाने वाला हुआ था कि जब आप बिहार में आए थे और हम लोगों का बिहार एडिशन लॉन्च है कि 4 पीएम बिहार, तो मेरे वहाँ के जो स्टेट हेड है अभिषेक, उसने कहा कि तमिलनाडु के डीजीपी आपको पूछ रहे थे। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहाँ पे हिंदी बोली भी नहीं जाती, वहाँ के डीजीपी मुझे जानते हैं। तो सच में बताऊँ सर, मुझे बड़ा अच्छा-सा लगा, मतलब ये लगा कि हाँ, चलो 4 पीएम अब वहाँ भी पहुँचता है देश में। तो सर आप वहाँ सुनते थे क्या 4 पीएम? हाँ हाँ, हम आपको बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, लगातार सुनते हैं। और देखिए, आज जो स्थिति है कि सच जानने के लिए यूट्यूब पे जाना ही पड़ता है, और आप जैसे अगर पत्रकार नहीं हो तो शायद जो सच लोगों के सामने आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। नहीं, नहीं, शुक्रिया सर। और मुझे ये भी हैरानी हो रही है, इस समय मौजूदा सिस्टम में तो छोड़िए, लोग रिटायर होने के बाद भी ये लाइन कह नहीं पाते हैं जो आप बोल रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि दिल्ली में एक साहिब हैं, वो रिटायरमेंट होने के बाद भी फाइलें ढूँढते हैं, तो आपको इस तरह का कोई डर नहीं लगता है? नहीं, अब तो देखिए, हम आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और आरजेडी के साथ काम कर रहे हैं। तो सब कुछ सोच समझ के किया था, और आरजेडी को ज्वाइन ही इसलिए किया था क्योंकि मैं जो आइडियोलॉजिकली अपने आप को उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और मैं, मेरी पढ़ाई लिखाई से लेके और नौकरी तक हमेशा एक उदार विचारधारा, प्रोग्रेसिव विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। उसी तरह की पढ़ाई लिखाई थी, उसी तरह से हमने नौकरी भी की, और एक ऐसे राज्य में नौकरी की जिस राज्य में सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण रहा है। वो हुँ, पेरियार की भूमि है। और हुँ, देखिए, जो मुख्य जो दो पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके, उन दोनों में बेसिक विचारधारा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। दोनों पेरियार को मानते हैं, दोनों अन्नादुरई को मानते हैं, दोनों सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और जो सरकार के जो संसाधन हैं उसको भी सामाजिक न्याय के हिसाब से चलाया जाता है। तो चूंकि इस तरह के माहौल में मेरा पूरा वर्किंग लाइफ गुजरा, तो इसलिए ये विचारधारा मेरे लिए मतलब सेकंड नेचर बन गया। और इसलिए जब राजनीति की बात हमने सोची, तो फिर आरजेडी से बढ़िया कोई विकल्प मेरे सामने नहीं था। करुणा जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि तमिलनाडु कम से कम उस जगह की वो भूमि है, जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात बड़ी मुखरता से की जाती है। और देश में इस समय शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो सामाजिक न्याय है। ये असंतुलन देश के अलग-अलग हिस्सों में देखा जाता है। कहीं धर्म के नाम पे असंतुलन है, कहीं जाति के नाम पे असंतुलन है। आपको लगता है कि इस देश में एक बौद्धिक चिंतन की, एक ब्यूरोक्रेट, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनके चिंतन का एक ऐसा एक बौद्धिक ज़रूरत है, क्योंकि समाज को मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह ज़हर में तब्दील कर दिया, आदमी का दिमाग तेज़ाब से भर दिया है। तो ये जो बौद्धिक खुराक होती है देश में, क्या आप महसूस करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, मैं ये महसूस करता हूँ कि एक तबका है जो इन चीज़ों से जल्दी प्रभावित होता है, खासकर जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है इस देश की आम जनता पर। और आपने देखा होगा कि अगर 75 साल जो हमारी आज़ादी के रहे हैं, और किस तरह से सरकारें बदली हैं, बहुत शक्तिशाली सरकारें बदली हैं, और वो सब आम जनता ने किया। तो आम जनता जो हमारी है, वो क्या सही है, क्या गलत है, इसमें भेद करना जानती है, और बहुत दिनों तक उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। तो आज वही एक स्थिति देश के सामने आ गई है कि जनता को इस समय की जो सरकार है, उसकी नीतियां जो हैं, उससे जनता दुखी है, और वो ऑप्शन ढूंढ रही है। और जो विपक्ष को आज जो माइलेज मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण जनता में जो एक गुस्सा है, अ, वो है। और विपक्ष का काम क्या है डेमोक्रेसी में, कि जनता की बातों को रखना। तो विपक्ष वही कर रहा है जो जनता चाहती है। तो
आपको विपक्ष को ड्राइव इस समय जनता कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जनता चाहती है, जनता सुनना चाहती है, लेकिन करुणा जी आपने तो चूँकि आप आईपीएस हैं, आपने डीजीपी रहे हैं इतने बड़े राज्य के, आपने पूरा सिस्टम को समझा है, सिस्टम को जाना है। क्या सिस्टम कभी ऐसे कोलैप्स होते हुए देखा है आपने? जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चुनाव आयोग है, मीडिया है और बाकी तमाम संवैधानिक संस्थाएँ एक तरह से पंगु होती जा रही हैं देश में। क्या इससे डेमोक्रेसी बच पाएगी? देखिए, डेमोक्रेसी तो बचेगी। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। स्थितियां अच्छी नहीं हैं। अभी आप देख रहे हैं देश में कि पिछले 6 सप्ताह से मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। कुकीज और मेतीस के बीच में इस तरह की खाई कभी नहीं थी और कोई महत्वपूर्ण कोशिश दिख नहीं रही है। उसी तरह से आपने देखा उत्तराखंड में इस समय दुकानों के सामने काले क्रॉस लगाए गए। ये रिमाइंड करता है कि 1930 के जर्मनी में स्टार ऑफ डेविड की ग्राफिटी बनाई जाती थी जिनको टारगेट किया जाता था। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, लेकिन अब ये चीजें जनता तक पहुंच रही हैं और आप जैसे पत्रकार इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं कि इन बातों को जनता के सामने सीधा पहुंचा रहे हैं। और जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जो पावर है, आज जो स्मार्टफोन की जो शक्ति है, तो आम जनता तक ये बातें पहुंच रही है और आम जनता इन बातों से अब प्रभावित हो रही है। करुणा जी, ये बहुत मज़े की बात यह है कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा था कि बड़े-बड़े चैनल, नामी-गिरामी चैनल, खुद को नंबर 1 चैनल कहने वाले, वो कहते थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हमारे प्रधानमंत्री जी ने रुकवा दिया, विराम लगा दिया, युद्ध विराम हो गया। लेकिन मणिपुर जल रहा है, महीनों से जल रहा है, रोज़ मौतें हो रही हैं, मंत्री का घर जला दिया गया। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं हिंसा रोक पा रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी को क्या जाना नहीं चाहिए एक बार यहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के अपील कर दें, मणिपुर चले जाएं? मैंने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर वासियों से कोई अपील की हो। अगर आपने सुना हो तो आप थोड़ा मुझे जानकारी दे दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, ये सरकार हमेशा क्लेम करते आई है कि ये पहली सरकार है जो पूर्वोत्तर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर को मेन स्ट्रीम देश से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और उस समय ये हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति है, 355 का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन जमीन पर अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो और जैसे आपने यूक्रेन की बात की, तो यहाँ भी ये है कि जब भी कोई विदेश में कोई राजनेता अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई अच्छी बात करता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि भारत विश्व गुरु हो गया, हमें इतना सम्मान मिल रहा है। और वही अगर विदेशी कोई मीडिया, चाहे वो कोई अखबार हो या कोई मैगजीन हो, वो गलत लिखता है, तो तुरंत ये हो जाता है कि ये पश्चिमी देशों की ईर्ष्या है और एक कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी जाती है। तो ये दोहरा है। और जब विदेशों में आप जाते हैं तो जो प्रायोजिक भीड़ होती है, जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी पैसा कलेक्ट करके और खर्च करके इकट्ठा करती है और उससे आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि विदेशों में बहुत अच्छी छवि है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। आप तमिलनाडु में थे करुणा जी और आप सोशल मीडिया की ताकत की बात कर रहे हैं। एक वाक़या हुआ, 2 राज्य कम से कम हिंसा की चपेट में आते चले गए। अब मैं उन सज्जन को पत्रकार तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई पत्रकार किसी समुदाय के लोगों की हत्या करने की बात नहीं कह सकता, किसी समुदाय को भड़काने की बात नहीं कह सकता। लेकिन बिहार के ही एक मिस्टर मनीष कुमार थे और शायद आप डीजीपी थे तभी उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई। तो ये सोशल मीडिया का नुकसान भी है। और मनीष कुमार पे क्या तमिल आपकी जानकारी में तो होगा चूँकि आप डीजीपी रहे हैं, जो चार्जशीट फ्रेम की गई है, एनएसए लगाया गया था। तो क्या तमिलनाडु पुलिस ने कुछ ज़्यादा किया था कार्रवाई या इतनी कार्रवाई अपेक्षित थी, करना चाहिए था? देखिए, मैं 31 मार्च तक वहां था। उस समय तक ना कोई अरेस्ट हुआ था, ना एनएसए लगा था, ना कोई कार्रवाई हुई थी उस तरह की। उस समय बिहार पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो मुझे
उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय जो घटना हुई थी और उस समय भी मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था वस्तु स्थिति को बताने के लिए कि इस तरह की कोई भी घटना तमिलनाडु में नहीं हुई है, और जिस सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काने की कोशिश की गई थी, उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैंने उस आग को बुझाने की भी कोशिश की और सक्सेसफुली हमने ऐसा किया। हाँ, तमिलनाडु पुलिस ने उस समय नो डाउट बहुत अच्छा काम किया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था, वरना बिहार में और देश के बाकी हिस्सों में आग भड़क जाती, क्योंकि बहुत बीभत्स तरीके से वो वीडियो वायरल किए जा रहे थे। लेकिन वो जो पहली एफआईआर थी मनीष की, वो आपके डीजीपी रहते हुए लॉन्च हो गई थी, उसके बाद लॉन्च हुई मनीष के खिलाफ? उसके उसके बाद हुई थी। उसके बाद हुई थी। आपने उस आग को ठंडा कर दिया था जिस समय वो वीडियो वायरल किए जा रहे थे, उसके बाद हुआ। करुणा जी, आपने रिटायर होने के बाद में लालू यादव के दामन क्यों थामा? तमाम लोग लालू यादव को बहुत टारगेट पे रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस देश में अगर कोई धर्मनिरपेक्ष नेता है, तो वो लोग ये भी मानते हैं वो लालू हैं, और वो दौर को याद करते हैं जब आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, तो शायद लालू ही थे जिन्होंने रथ रोक दिया था। लेकिन आपने क्यों चुना? क्योंकि लालू को एक बहुत बड़ी ताकतें उनके भ्रष्टाचार को लेकर, उनके ऊपर आरोपों को लेकर लगातार हमलावर रहती हैं। तो ऐसे में आपने नीतीश कुमार को या बीजेपी को या कांग्रेस की जगह लालू को क्यों चुना? क्या कारण था आपका? देखिए, हमने जो आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये विचारधारा की बात थी, और देखिए हमने सरकारी नौकरी की और उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। बहुत सारी चीज जो आप सुनते हैं, देखते हैं, उसके बारे में भी शायद आप खुलकर नहीं बात कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां हम अपनी विचारधारा को खुलकर बात कर सकें। और जैसा आपने लालू जी के बारे में बताया कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, और कभी भी उन्होंने जो धार्मिक कटुता फैलाने वाली शक्तियों के साथ समझौता नहीं किया, तो वो एक उनको बाकी नेताओं से भी अलग करता है। और दूसरी बात जो मेरे कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज जो आरजेडी है उसमें तेजस्वी जी जो हैं वो एक मुख्य नेता और ड्राइवर की सीट पर हैं, और ये युवा हैं, आधुनिक सोच है, और इन्होंने ए टू जेड का नारा दिया। एमवाई के समीकरण से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जेन्युइनली इन्होंने पिछले चुनाव में करके भी दिखाया कि ये समाज, दूसरे समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रगतिशील विचारधारा, दूसरी सबको साथ लेके चलने की बात, और एक आधुनिक और एक युवा नेतृत्व। तो इन सारी चीजों ने मुझे प्रभावित किया कि मैं इस माहौल में कुछ काम कर सकता हूं, और जिस तरह से एक सामाजिक क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ था, उसमें एक महत्वपूर्ण एक भूमिका मुझे मिल सकती है। करुणा जी, ये देश का जो माहौल है, खास तौर से जो धार्मिक आधार पे विभाजन करने की जो रणनीति है, इसमें आप प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की भूमिका को किस तरह देखते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो गांधी के देश से आए हैं, गांधी का आदर करते हैं, विदेश में जाते हैं, हिरोशिमा में जाते हैं, वहाँ गांधी की बात करते हैं। लेकिन आपके बिहार से आने वाले, चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से आने वाले गिरिराज सिंह कहते हैं कि गोडसे एक महान आदमी था, गोडसे की तारीफ करते हैं। तो एक दो विचारधारा एक ही मंत्रिमंडल में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री विदेश में गांधी की तारीफ करते हुए दिखते हैं, और उनके मंत्रिमंडल का आदमी गोडसे की तारीफ करते हुआ दिखता है। ये खेल आपको क्या समझ में आया? खेल क्या है? देखिए, अगर ये बातें, गोडसे की बातें, कोई फ्रिंज एलिमेंट जो हाशिए पर जो लोग राजनीति में हैं या समाज में हैं, वो लोग बात करें तो आदमी इग्नोर कर सकता है। एक बार साध्वी प्रज्ञा ने कहा तो लगा कि ठीक है, उनका एक अलग तरह का बैकग्राउंड था, उन्होंने ये बात कही। लेकिन जब एक केंद्रीय मंत्री जो वहां पर बिहार में विपक्ष के नेता हैं, इस तरह के लोग अगर ये बात कहते हैं और उसका कोई खंडन नहीं होता है या उनको रोका नहीं जाता है, तो ये बात साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसको सहमति ऊपर से मिल रही है,
क्योंकि वो मंत्रिमंडल में भी हैं, और वो एक आध बार गलती से निकल गया ऐसी बात नहीं है। एक लगता है जैसे एक रणनीति है, और उसकी तरह बात करते हैं। बिहार में जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा विभाजन की बात करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो इसमें अगर ये लग रहा है कि एक ये पॉलिसी है। आपको लगता है कि ये एक पॉलिसी जो फ्रेम की गई है, बनाई की गई है, प्रधानमंत्री भी उसके पार्ट हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उनको रोकते, लेकिन कहीं उनको कोई रोकता हुआ तो दिख नहीं रहा है, और वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। करुणा जी, बिहार में अब से 1 डेढ़ साल पहले अगर कोई पूछता है, हमसे कुछ सवाल करता था कि भई, हम कहते थे चुनाव का क्या सीन है? लोग कहते थे चुनाव में क्या है, आएँगे तो मोदी। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही वहाँ से बगावत की, अलग हुए, पूरे देश का परिदृश्य बदल गया। विपक्ष की एक मजबूत ताकत सामने नज़र आने लगी, आवाज़ नज़र आने लगी। आपको क्या लगता है 2024 में बिहार से क्या संकेत आएँगे? बिहार में आज एक खबर चल रही थी कि बीजेपी ने 30 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। आप चूँकि बिहार के रहने वाले हैं, लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हो सकती हैं? और क्या आपकी रणनीति क्या है? देखिए, बिहार में जो महागठबंधन है वो बहुत मजबूत है, और मजबूत सिर्फ मैं जातीय समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इस समय जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, उस विचारधारा से वहाँ की जनता पूरी तरह से प्रभावित है, और जनता अपना मन बना चुकी है कि महागठबंधन के साथ रहेंगे। और बिहार का एक बैकग्राउंड रहा है, इसलिए देखिए, जब विपक्षी एकता की मीटिंग भी हो रही है 23 जून को, अगले कुछ ही दिन में, तो वो बिहार से हो रही है, क्योंकि बिहार क्रांति की भूमि रही है। और मैं बहुत बड़ा इतिहास में लिच्छवियों के इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने देखा कैसे जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ, और उस समय की कितनी शक्तिशाली सरकार को उन्होंने किस तरह से धाराशायी किया। तो बिहार अभी लीड ले रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री लगातार सभी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। और विपक्ष में एक जनरल जो कंसेंसस होता है, एक स्ट्रेटजी जहां की जो बात है, वो तो बिल्कुल तैयार है कि जहां तक भी कोशिश हो विपक्ष के वोटों का विभाजन नहीं हो। क्योंकि देखिए, इनको 37.56% वोट आया था 2019 में भी, और तो 62-63% वोट तो विपक्ष के साथ था। अगर ये विपक्ष में एक जो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है, और बिल्कुल बनेगी, तो विपक्ष के वोट का विभाजन नहीं होगा, तो बीजेपी कभी भी कहीं से भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और बिहार से इसका बिगुल फूका जा चुका है, और ये इसका असर आपको पूरे देश में दिखेगा। अभी कर्नाटक के इलेक्शन में इसकी एक झांकी दिखी है। अभी जो 4 और राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में भी पूरी तरह से ये इसी ट्रेंड पर रिजल्ट्स आएगा। तो जो सरकार का एक जो काउंटडाउन था वो तो शुरू हो गया है। करुणा जी, क्या लग रहा है कांग्रेस, चूँकि पिछली बार विधानसभा में ये माना गया कि अगर कांग्रेस को थोड़ी कम सीटें दी जाती, तो शायद तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाते। कांग्रेस वहाँ लड़ी और नुकसान हुआ। क्या इस बार कांग्रेस लालू यादव यानी तेजस्वी यादव को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार कर लेगी? नीतीश को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार कर लेगी? कितनी सीटों पर लड़ेगी, आपका कुछ अनुमान है अभी? देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो शीर्ष के नेता डिसाइड करते हैं, और ये बंद कमरों में ये सब बातें होती हैं। तो ना मुझे इसकी कोई जानकारी है, और ना मैं इस तरह का कोई गेस वर्क भी यहाँ पर करना चाहूंगा। करुणा जी, एक सवाल और, जब भी लालू यादव का नाम आता है, बीजेपी कहती है कि अगर लालू यादव आ गए तो जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा।
लालू यादव जी के पिछले कार्यकाल के उदाहरण देते हैं कि तब पटना में और बाकी जगह कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। ये जनरल बातें करती है बीजेपी, आरोप लगाती है। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे आप लोग? देखिए, 2015 में भी सरकार बनी थी और इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। अभी भी पिछले लगभग साल भर से 8-9 महीने से सरकार चल रही है और इस तरह की कोई बात नहीं है। एक प्रगतिशील सरकार है और सभी लोग बहुत जिम्मेवारी से काम कर रहे हैं। तो ये बातें फैलाना वैसे ही जैसे कई बार हम बिहारी लोग महसूस करते हैं कि हम लोग के बारे में एक गलत धारणा बाहर फैलाई जाती है। तो उसी तरह से ये एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप घटनाओं को देखें तो बगल में आपके राज्य में यूपी में जिस तरह से बाहुबलियों का बोलबाला रहता है, उससे तो बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल ही नहीं है। और घटनाएं भी देखिए, दिल्ली में जहां पर केंद्र की पुलिस है, दिल्ली की घटनाओं को देखिए। तो इन घटनाओं से तुलना करते हैं और एनसीआरबी के जो डेटा है, क्राइम के डेटा हैं, उसको कंपेयर कीजिए, तो कहीं से भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। करुणा जी, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जिस तरह तमिलनाडु में एक मिनिस्टर के घर पे ईडी का छापा मारा गया, जिस तरह तेजस्वी को घेरने की कोशिश हुई, क्या दिल्ली की सरकार 2024 के चुनाव तक तेजस्वी को बाहर रहने देगी? लोग कह रहे हैं ईडी और सीबीआई की जांच जिस तरह तेज हुई है, शायद तेजस्वी की भी गिरफ्तारी हो जाए। क्या ऐसी कोई आशंका, ऐसा कोई डर लगता है आपकी पार्टी को? देखिए, उसके बारे में तो अब नहीं बता सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, लेकिन आप अगर ईडी के कार्यकाल को देखें तो 2005 में जब पीएमएलए एमेंड हुआ था, उसके बाद से ईडी ने 5,906 केसेस रजिस्टर किए हैं और आज तक सिर्फ 25 केसेस का क्लोजर हुआ है, जो 0.42% होता है। तो ईडी का जो सिस्टम है कि भाई ये इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने की व्यवस्था है, तो जो गिल्टी है उसको पनिश करना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट तो कहीं दिखता नहीं है। यहाँ पर ऑप्टिक्स होता है कि मीडिया ट्रायल करवाइए और एक सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी कीजिए, वो हेडलाइंस चलेंगे, कुछ दिन के बाद उस केसेस के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसमें 95% जो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट हुए हैं, 95% अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुए हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि ईडी का फोकस क्या है। शुक्रिया करुणा जी, आपने हमसे बात की, समय निकाला। हम कामना करेंगे कि आप ऐसी स्वस्थ और स्मार्ट बने, आपका ऐसी चेहरा हम लोग देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो ये थे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी। आपने बात सुनी और कितने बेबाकी तरीके से ये कह रहे थे कि देश में जरूरत है इस समय सामाजिक न्याय की, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की जो देश में प्यार का संदेश दे सके। मुझे यकीन है ये साक्षात्कार आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा कमेंट बॉक्स में, हमारे साथ बने रहिएगा। राज्यों की खबरें देखनी हो तो हमारे कुछ राज्यों के चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक और अब 4 PM महाराष्ट्र। इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।